10 दिसंबर 1973 को डॉक्टर जैन की भूतपूर्व सेक्रेटरी श्रीमती चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन चंद्रेश शर्मा के धर्म भाई मिलिट्री के हवलदार राकेश कौशिक को दिल्ली कैंट में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर रामजी लाल, भोगल जंगपुरा निवासी कल्याण गुप्ता व वल्लभगढ़ में फार्म चलाने वाले भागीरथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस को विद्या जैन के हत्यारे करतार सिंह व उजागर सिंह को पकड़ना था। करतार सिंह ने विद्या जैन को दबोचे रखा था, जबकि उजागर सिंह ने उस पर चाकू से वार किए थे। करतार सिंह व उजागर सिंह आपस में दोनों सगे भाई थे। अन्य गिरफ्तारियों में तो पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मगर करतार सिंह व उजागर सिंह को गिरफ्तार करना जरूर टेढ़ी खीर साबित हुई, क्योंकि दोनों भाई भरतपुर जिले के काफ़ी कुख्यात आदमी थे। करतार सिंह व उजागर सिंह भरतपुर जिले के सेसोन गांव में रहते थे। एक तगड़ी सी पुलिस पार्टी उन्हें गिरफ्तार करने सेसोन गांव में भेजी गई। पुलिस पार्टी होडल होती हुई कामा नामक गांव में पहुंची। पार्टी को वहीं छोड़कर एसडीपीओ हरपाल सिंह पहाड़ी पुलिस चौकी चला गया और वहां संबंधित अधिकारियों से करतार सिंह व उजागर सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में बातचीत की। हरपाल सिंह बाद में वापस कामा आ गया और डिग के डीएसपी से इंतज़ाम के बारे में सलाह मशवरा किया। यह तय पाया गया कि अगली सुबह 5 बजे के लगभग अर्थात 11 दिसंबर 1973 को करतार सिंह व उजागर सिंह के घरों पर अचानक धावा बोल दिया जाए। नियत समय पर पुलिस पार्टी सेसोन गांव पहुंच गई, मगर जीप गाड़ियों को पहले से ही गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया गया। हथियारबंद पुलिस वालों ने दोनों के घरों को घेर लिया और एक साथ धावा बोल दिया। जैसे ही पुलिस वाले उजागर सिंह के घर के भीतर घुस रहे थे कि एक कुत्ता भौंक पड़ा। उजागर सिंह की नींद खुल गई। अभी वह राइफल उठाने ही जा रहा था कि पुलिस ने उसे धर दबोचा, मगर पकड़ में आते आते भी राइफल से उजागर सिंह ने एक कांस्टेबल पर चोट कर ही दी। उजागर की गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके बिस्तर की तलाशी ली और बिस्तर के नीचे पुलिस को 18 कारतूस मिले। घर से एक तलवार भी मिली। इसी तरह सोते हुए करतार सिंह को भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के समय करतार सिंह के हाथ में एक पिस्तौल थी। इस तरह दिल्ली पुलिस ने विद्या जैन के हत्यारों करतार सिंह व उजागर सिंह को बिना किसी खून खराबे के गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती विद्या जैन की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में पुलिस ने 8 गिरफ्तारियां की। डॉक्टर एसएन जैन, राकेश कौशिक, चंद्रेश शर्मा, भागीरथ, कल्याण गुप्ता, रामजी लाल, करतार सिंह व उजागर सिंह। यह जिज्ञासा होती है कि एक विद्या जैन की हत्या करने के लिए 8 व्यक्ति कब, क्यों और कैसे आ जुटे। चंद्रेश शर्मा का डॉक्टर जैन से क्या संबंध था और वह हत्या के षड्यंत्र में क्यों शामिल हुई। राकेश कौशिक की षड्यंत्र में क्या भूमिका रही। भागीरथ, कल्याण गुप्ता व रामजी लाल कौन है। करतार सिंह व उजागर सिंह जैसे कुख्यात बदमाशों को इस षड्यंत्र में क्यों शामिल किया गया, और अंततः डॉक्टर जैन ने अपनी पत्नी की हत्या कराने में क्या भूमिका निभाई थी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम अगले अध्यायों में अपने पाठकों को देंगे। पति और पत्नी। 56 वर्षीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन एक जिंदा दिल इंसान है। मिलनसार, हंसमुख, रसिक और वाक्पटु। डॉक्टर जैन की इन खूबियों ने उन्हें दिल्ली में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। वह अत्यंत सोशल थे। अनेक सभा सोसाइटियों के वह सदस्य हैं। दिल्ली का कोई भी प्रमुख समारोह हो, डॉक्टर जैन को उसमें देखा जा सकता था। विद्या जैन की हत्या से कुछ दिन पूर्व ही डॉक्टर एस.के. सेन के यहाँ कव्वाली का एक कार्यक्रम था, जिसमें जैन दंपति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। डॉक्टर सेन के अनुसार उन कव्वालियों का डॉक्टर जैन ने बड़ा मज़ा लिया था। कुछ शेरों पर तो दोनों पति पत्नी झूम से उठे थे और दिल खोलकर तारीफ करी थी। डॉक्टर जैन साहित्य, कला के और संगीत के अत्यधिक रसिक हैं। हजारों शेर व कविता की पंक्तियां उन्हें जुबानी याद है। बातचीत में अक्सर वह शेर और शायरी का इस्तेमाल किया करते हैं। संगीत में भी डॉक्टर जैन की काफ़ी दखल थी। रविशंकर का सितार वादन व बड़े गुलाम अली खान की आवाज़ के वे बेहद रसिक थे। बड़े गुलाम खान की वह प्रसिद्ध ठुमरी का करूँ सजनी आए ना बालम वह अक्सर गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर जैन पान व सिगरेट के बड़े शौकीन हैं। तंबाकू का 70 नंबर का पान वह खाते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। सिगरेट का ब्रांड है डन हिल। साथ ही
वह कबाब खाने के बेहद शौकीन हैं, शराब तो बढ़िया पीते ही हैं। 5 फुट 9 इंच की लंबाई, लंबा छरहरा जिस्म, हल्का सांवला रंग, हाथ में छड़ी, चेहरे पर चश्मा और सारे व्यक्तित्व पर लिपटी अभिजात्य सौम्यता। वस्तुतः डॉक्टर जैन का संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली एवं आकर्षक है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर जैन ने बड़ा नाम कमाया है। वह पिछले 25 वर्षों से दिल्ली में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। शुरू में वह इरविन हॉस्पिटल में भी कुछ दिन नेत्र चिकित्सक रहे। उनके एक सहयोगी सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के अनुसार डॉक्टर जैन जैसी सफल प्राइवेट प्रैक्टिस आज तक भारत में और कोई नहीं कर सका है। यह एक रिकॉर्ड है। कहते हैं कि डॉक्टर जैन की प्रैक्टिस प्रतिवर्ष लाखों में पहुंचती थी। डॉक्टर जैन के रोगियों का कहना है कि उनके हाथ में कमाल की सफाई है। असाध्य से असाध्य नेत्र रोग ठीक करना केवल डॉक्टर जैन के ही बस की बात थी। डॉक्टर जैन बहुत बड़े चिकित्सक थे, अतः ज़्यादातर उनके पास संपन्न लोग ही इलाज के लिए आते थे। कहते हैं कि डॉक्टर जैन एक ऑपरेशन के 5,000 रुपये तक लेते थे। इसके बावजूद डॉक्टर जैन गरीब रोगियों की मुफ्त में देखभाल व चिकित्सा भी करते थे। रोगी अमीर हो या गरीब, मूलतः वह रोगी ही होता है। डॉक्टर जैन अपने रोगियों का मनोविज्ञान खूब समझते थे। उनकी जिंदा दिली, मिलनसारिता व सद्व्यवहार ने उन्हें अपने रोगियों में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। यही कारण था कि देश के कोने कोने से रोगी उनके पास खींचे चले आते थे। उनके एक सहायक का कहना है कि एक रोगी डॉक्टर जैन से इलाज करवाकर इतना संतुष्ट हो जाता था कि वह अगली बार अन्य 10 रोगी और खींच लाता था। कहने वाले कहते हैं कि डॉक्टर जैन का रसिक व्यक्तित्व महिला रोगियों को विशेष रूप से आकर्षित करता था। डॉक्टर जैन का क्लिनिक चांदनी चौक, कूचा महाजनी में स्थित था। वह अपना नया क्लिनिक कनॉट प्लेस में खोलने जा रहे थे कि विद्या जैन की हत्या ने उनके भविष्य के सारे कार्यक्रम को चौपट कर दिया। एक नेत्र चिकित्सक के रूप में डॉक्टर जैन की प्रतिष्ठा को देखकर ही भारत के राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें अपना नेत्र चिकित्सक मनोनीत किया था। इसके अतिरिक्त अनेक मंत्री, संसद सदस्य एवं उद्योगपति उनसे समय समय पर इलाज करवाते ही रहते थे। डॉक्टर जैन की उल्लेखनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया था। यह भी सुना जाता है कि 26 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर जैन को पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान करने वाले थे, मगर इसके पूर्व दिसंबर 1973 में श्रीमती विद्या जैन की हत्या वाली दुर्घटना हो गई और डॉक्टर जैन पद्म विभूषण बनने से वंचित रह गए। कुछ ऐसी हस्ती थी डॉक्टर जैन की, और जब वह अपनी ही पत्नी की हत्या के षड्यंत्र में अभियोगी बताए गए तो सनसनी फैलना स्वाभाविक ही था। यह भी स्वाभाविक लगता है कि पुलिस पर उस समय काफ़ी राजनीतिक दबाव डाला गया होगा कि इस मामले में डॉक्टर जैन को न लपेटा जाए। डॉक्टर जैन की पत्नी श्रीमती विद्या जैन उम्र 46 वर्ष, एक अत्यंत खूबसूरत महिला थी। 5 फीट 6 इंच का कद, गौर वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व। श्रीमती विद्या जैन हर दृष्टि से एक सुरुचि संपन्न महिला थी। अपने पति की ही तरह श्रीमती विद्या जैन भी अत्यंत सोशल थी। सभा सोसाइटियों में वह भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। आए दिन किसी न किसी समारोह में जैन दंपति देखे जाते थे। यदि डॉक्टर जैन व्यस्त होते तो श्रीमती जैन अकेले ही कार्यक्रम में चली जाती थी, लेकिन स्वभाव से श्रीमती जैन अत्यंत चिड़चिड़ी व क्रोधित स्वभाव की महिला थी। उनके नाज नखरे भी अत्यंत बड़े थे। घर के भीतर वह हमेशा गुस्से में उबलती रहती, मगर घर से बाहर वह अत्यंत हंसमुख और मिलनसार महिला के रूप में विख्यात थी। कुछ विचित्र सी परस्पर विरोधी व्यक्तित्व था उनका। जैन दंपति के 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का अजय एक डॉक्टर, मगर छोटा अभी मेडिकल छात्र ही है। श्रीमती विद्या जैन एक डोमिनेटिंग नेचर की महिला थी। अपने दोनों लड़कों पर उनका अच्छा खासा दबदबा था। अपनी माँ के घर रहते मजाल कि दोनों लड़के बोल भी सकें। श्रीमती विद्या जैन के गुस्से के सर्वाधिक शिकार होते घर के नौकर। जब तक वह घर में रहती, नौकरों की आफत आई रहती। कार ड्राइवर चौधरी तो उनसे बेहद परेशान रहता था। डॉक्टर जैन क्योंकि मूलतः सौम्य स्वभाव के थे, अतः उनकी अपनी पत्नी से पटती न थी। श्रीमती विद्या जैन के क्रोधी व चिड़चिड़े स्वभाव को देखते हुए डॉक्टर जैन अपनी पत्नी से ज़्यादा बात करते हुए कतराते थे। उन्होंने उसे ढील सी दे रखी थी।
वह विद्या जैन को भाग्य की विडंबना समझते हुए ढोए जा रहे थे। कहने वाले तो कहते हैं कि डॉक्टर जैन अपनी पत्नी से काफ़ी दबते थे। श्रीमती विद्या जैन के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी था, अत्यंत रोमांटिक व रोमांचक। श्रीमती विद्या जैन स्वभाव से रंगीन तबीयत की थी। पैसा था, प्रतिष्ठा थी, कारें थी, कोठी थी और था एक प्रतिष्ठित पति व 2 होनहार पुत्र। इस सब के बावजूद विद्या जैन अपनी नियति व भाग्य से संतुष्ट न थी। वह असंतुष्ट थी एक अतृप्त प्यास के मारे। आदिम आग से झुलसती हुई विद्या जैन ने यौवन की वह रंगरेलियाँ मनाई कि जिसकी परिणति अत्यंत भयंकर, अत्यंत भयानक हुई। कहने वाले कहते हैं कि श्रीमती विद्या जैन हर मौसम के साथ अपना प्रेमी बदल लेती थी। लेकिन 2 ऐसे नाम हैं जो हर बदलते मौसम के बावजूद उनसे मृत्यु पर्यंत जुड़े रहे। पहला नाम है श्री A.L. नैयर का और दूसरा नाम है श्री प्रेम गुप्ता का। श्री नैयर विद्या जैन के पुराने प्रेमी थे, जबकि प्रेम गुप्ता नए। श्री गुप्ता एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी है। नैयर व गुप्ता दोनों विवाहित हैं। कहते हैं कि श्रीमती विद्या जैन की रंगरेलियाँ अपने घर में ही होती थी। डॉक्टर जैन अपनी व्यस्तता और कुछ पत्नी से विपरीत होने के कारण अक्सर घर से बाहर रहते थे। दोनों पुत्र भी अक्सर बाहर ही रहते थे। इनकी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी कोठी पर केवल विद्या जैन का एक छत्र साम्राज्य रहता था। नौकरों को बिना अनुमति के कमरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। नैयर व गुप्ता परिवारों का जैन परिवार के यहाँ काफ़ी आना जाना था। नैयर व गुप्ता से डॉक्टर जैन की अच्छी खासी दोस्ती थी। अक्सर तीनों परिवार बाहर पिकनिक आदि पर भी जाया करते थे। श्रीमती विद्या जैन व श्री A.L. नैयर का काफ़ी अरसे तक घनिष्ठ संबंध रहा। बाद में नैयर का स्थान श्री प्रेम गुप्ता ने ले लिया। नैयर व गुप्ता दोनों को एक दूसरे के भेदों का पता था, मगर दोनों ने इस संबंध में आपस में कभी चर्चा नहीं की। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि जब घर में आमोद प्रमोद के लिए अवसर न मिलता तो नैयर या गुप्ता श्रीमती विद्या जैन को किसी बड़े होटल में ले जाते और वहाँ अपना नाम श्री एवं श्रीमती नैयर अथवा श्री एवं श्रीमती गुप्ता लिखवाते। इश्क भला छुपने की चीज़ थोड़े ही है। पहले घर के नौकरों में कानाफूसी हुई, फिर बात दोनों लड़कों तक पहुंची। मगर दोनों लड़के अपनी माँ से क्या कहते, धीरे धीरे बात डॉक्टर जैन के कानों तक भी जा पहुंची। उन्होंने शुरू में एक आध बार तो अपनी पत्नी को लताड़ा भी, मगर बदले में विद्या जैन ने ऐसा नाटक किया कि डॉक्टर जैन को चुप हो जाना पड़ा। तुम तो अत्यंत दकियानुसी हो, मुझ पर शक करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। श्रीमती विद्या जैन का डॉक्टर जैन को अक्सर यही उत्तर रहता और डॉक्टर जैन चुप हो जाते। वह यही सोचने लग जाते कि कहीं वह व्यर्थ ही तो अपनी पत्नी पर शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन शक की बेल यदि एक बार अंकुरित हो जाए तो वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। आखिर डॉक्टर जैन इतने नादान भी तो नहीं थे कि अपने सामने सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई और आखिर डॉक्टर जैन ने नियति से समझौता कर लिया। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी कहना बंद कर दिया। उनका अंतर्मुखी मन भीतर ही भीतर घुलने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे दूर होते गए। अब उन्हें विद्या जैन के प्रति कोई भी नज़दीकी का भाव न था और उन्होंने विद्या जैन के प्रति तटस्थता का रुख अपना लिया और खुद को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। डॉक्टर जैन की स्थिति अपने ही घर में एक अजनबी की तरह हो गई। वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगे और यह अकेलापन उन्हें चाकू की तरह छीलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने को खुद तक सीमित कर लिया। उधर श्रीमती विद्या जैन को भी अपने को खुद को सीमित किए हुए रखी थी। न उन्हें पति की परवाह थी और न पुत्रों की परवाह थी, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती की। लेकिन विद्या जैन को समाज की परवाह थी। साथ ही डॉक्टर ने भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत सजग थे। अतः दोनों पति पत्नी के बीच एक अलिखित समझौता हो गया कि वह घर से बाहर एक आदर्श दंपत्ति का नाटक करेंगे और अंत तक यह नाटक चलता रहा।
कहते हैं कि घर से बाहर जैन दंपत्ति सदैव हंसते बोलते रहते, आपस में गलबहिया डाले बतियाते रहते। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को शक भी न होने दिया कि वस्तुतः वह एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। अक्सर जैन दंपत्ति दिल्ली से बाहर सैर सपाटे के लिए भी चले जाते। जून 1973 में दोनों पति पत्नी विदेश यात्रा पर भी गए और 24 जुलाई 1973 को दिल्ली लौटे। इसके लगभग 5 महीने बाद श्रीमती विद्या जैन की हत्या हो गई और एक थी प्रेमिका। बात 1964 के आसपास की है। दोपहर हो चुकी थी। डॉक्टर जैन चांदनी चौक स्थित अपने क्लिनिक में बैठे थे। मरीज निपट चुके थे। थके थके से डॉक्टर जैन कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। कॉफ़ी के बाद वह घर जाने की सोच रहे थे। इधर उन्होंने कॉफ़ी की आखिरी चुस्की ली कि उधर से क्लिनिक में एक युवा महिला ने प्रवेश किया। उसके साथ एक पुरुष भी था। डॉक्टर जैन जाते जाते रुक गए। महिला उनकी परिचित थी। उसके पिता और दादा की आंखों का इलाज भी उन्होंने ही किया था। उस युवा महिला का नाम था चंद्रेश शर्मा। साथ वाला पुरुष उसका पति था। हेलो, कैसे आना हुआ? डॉक्टर जैन ने अपने सहज स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब, इनकी आंखों में काफ़ी दिन से तकलीफ़ चल रही है, लगातार पानी आता रहता है, ज़रा देख लीजिए ना। चंद्रेश शर्मा ने अपने पति का परिचय डॉक्टर जैन से कराते हुए कहा। और डॉक्टर जैन चंद्रेश शर्मा के पति की आंखों का निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण खत्म हुआ तो डॉक्टर जैन यकायक गंभीर से हो गए। डॉक्टर की गंभीरता को देखकर चंद्रेश भी चिंतित हो गई। क्या बात है डॉक्टर साहब? चंद्रेश शर्मा ने पूछा। मुझे मिस्टर शर्मा की आंखों में तो कोई खराबी नहीं दिखती। मेरा ख्याल है कि इनके दिमाग में ट्यूमर है। किसी बड़े अस्पताल में दिखा दीजिए और इनका ऑपरेशन करवा लीजिए, डॉक्टर जैन ने कहा। ओह डॉक्टर, ट्यूमर तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अब क्या होगा? मैडम, आप घबराएं नहीं। अब हमारे यहाँ भी ट्यूमर का सफल ऑपरेशन हो सकता है। आप इनका ऑपरेशन तुरंत ही करवा लीजिए। डॉक्टर जैन की सलाह पर चंद्रेश शर्मा अपने पति का ऑपरेशन करवाने को तैयार हो गई और डॉक्टर जैन ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ऑपरेशन की सारी व्यवस्था करवा दी। नियत दिन चंद्रेश के पति का ऑपरेशन हुआ। वह सफल भी था। चंद्रेश निश्चित सी हो गई, मगर एकाध दिन में ही उसके पति की दशा बिगड़ना शुरू हो गई। डॉक्टरों के लाख प्रयत्नों के बावजूद मिस्टर शर्मा बच ना सके। अब भरी जवानी में चंद्रेश शर्मा विधवा हो गई। उन दिनों उसकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद चंद्रेश अत्यंत मायूस हो गई। यह पहाड़ सा जीवन बिना किसी सहारे के कैसे कटेगा? उधर उसका एक पुत्र भी था। पुत्र का नाम था आशीष। चंद्रेश की ससुराल वालों ने देखा कि उनकी बहू तो भरी जवानी में विधवा हो गई है। वह उसका हर वक्त गुमसुम रहना न देख सके। बड़े बुजुर्गों ने सोचा क्यों ना चंद्रेश का पुनर्विवाह कर दिया जाए। वर की तलाश शुरू हुई। एक विधवा और वह भी एक पुत्र की मां से कौन विवाह करेगा? चंद्रेश के स्वर्गीय पति का एक भाई था, कैप्टन यशदेव शर्मा। अपनी भाभी की दयनीय दशा देखकर उसने विवाह के लिए खुद को प्रस्तुत कर दिया और शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। चंद्रेश एक आश्रय पाकर खुश थी और कैप्टन यशदेव शर्मा एक खूबसूरत पत्नी। कुछ दिनों तक दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़े मज़े में गुजरा। इस बीच चंद्रेश की आंखें दुखने लगी। आंखों से पानी आना शुरू हो गया। चंद्रेश डर गई कि कहीं उसके दिमाग में भी तो ट्यूमर नहीं है। घबराई सी वह डॉक्टर जैन के पास पहुंची। डॉक्टर जैन ने चंद्रेश की आंखों को देखा और मुस्कुरा पड़े। डर की बात नहीं, मामूली सी सूजन है। यह दवा डालो और ठीक हो जाओगी, डॉक्टर जैन ने चंद्रेश को सांत्वना देते हुए कहा। डॉक्टर के आश्वासन के बाद चंद्रेश निश्चिंत सी हो गई। ट्यूमर का डर निकला। उसके चेहरे पर रंगत फिर लौट आई। डॉक्टर जैन उस वक्त खाली थे और थे भी जरा हल्के फुल्के मूड में। चंद्रेश जाने लगी तो उन्होंने उसे बिठा लिया और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मैडम, मुझे सख्त अफसोस है कि मेरी सलाह पर ही आपने मिस्टर शर्मा का ऑपरेशन करवाया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख है और उनकी मृत्यु के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। ना आपको ऑपरेशन की सलाह देता और ना ही उनकी मौत होती, डॉक्टर जैन ने चंद्रेश से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा। डॉक्टर, इसमें आपका क्या दोष? जो भाग्य में होता है वही होता है। खैर, मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइएगा। आपके किसी काम आया तो मुझे खुशी होगी, डॉक्टर जैन ने कॉफ़ी की चुस्की भरते हुए कहा।
चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुई। खैर, और सुनाओ, जिंदगी कैसी कट रही है? डॉक्टर ने सहज जिज्ञासा प्रकट की। डॉक्टर, मैंने इधर अपने देवर से शादी कर ली है। वह मिलिट्री में कैप्टन है। चंद्रेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, बधाई। फिर तो ज़िंदगी बड़ी रंगीन गुजर रही होगी, डॉक्टर जैन ने जरा छेड़ते हुए पूछा। चंद्रेश कुछ बोली नहीं। उसके गालों पर गुलाब के सुर्ख फूल खिल उठे। चंद्रेश का शर्मसार चेहरा देखकर डॉक्टर जैन का रसिया मन डोल उठा। वह कुछ बोले नहीं, सिर्फ उसे एकटक देखते रहे। चंद्रेश ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। 4 आंखें मिली और 2 आंखें फिर झुक गई। कुछ देर बाद चंद्रेश चली गई, मगर अपने पीछे छोड़ गई यौवन की एक ऐसी गंध जो काफ़ी देर तक डॉक्टर जैन को मथती रही। अगले दिन लगभग 12 बजे के करीब फिर चंद्रेश डॉक्टर जैन के क्लिनिक में पहुंची। कमरे में घुसते ही उसे लगा कि डॉक्टर जैन पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंद्रेश डॉक्टर के पास वाले स्टूल पर बैठ गई। कहो, आंखों का क्या हाल है? चंद्रेश चुप रही। सिर्फ उसने अपनी नशीली आंखें पल भर के लिए ऊपर उठाई, फिर नीची कर ली। डॉक्टर के हाथ उठे और चंद्रेश के चेहरे पर टिक गए। उनकी उंगलियां चंद्रेश की पुतलियों को ऊपर नीचे करने लगी। चंद्रेश को एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। डॉक्टर की उंगलियां भी कांप रही थी। एकाध मिनट बाद डॉक्टर ने दवा की ट्यूब उठाई और उन कजरारी आंखों में दवा डाल दी। चंद्रेश दवा की तेजी से सी सी कर उठी। उधर डॉक्टर के होठों से भी एक लंबी सी आह निकल गई। चंद्रेश बिना कुछ बोले चुपचाप क्लिनिक से चली गई। डॉक्टर उसे रोक न सका, चाहते हुए भी। चंद्रेश चली गई तो डॉक्टर ने अपनी हालात पर एक जायज़ा लिया। जाने वह क्या जादू सा कर गई थी डॉक्टर जैन पर। उसके अप्रतिम सौंदर्य ने डॉक्टर को विचलित सा कर दिया था। चंद्रेश थी भी भला की खूबसूरत। खिलता हुआ गोरा रंग, पहने नैन नक्श, कंधों तक झूलते बॉब हेयर, नशीली चमकदार आंखें और उस पर मांसल देहेष्टि। उम्र थी लगभग 25-26 साल। उसकी पानीदार आंखों में गजब की कशिश थी। उसके पतले पतले फड़कते होठों पर आधी माँ की परछाइयाँ तैरती थी। यौवन के बाहर के गदराई उसकी फिगर विनस की संगमरमरी मूर्ति की याद दिला देती थी। उसके चेहरे पर गजब की सेक्स अपील थी। जब वह बात करते करते अपने लहरदार बालों को एक झटका देती तो ऐसा लगता था मानो कोई तूफान आ गया हो। चंद्रेश मांसलता और यौवन का ऐसा दहकता हुआ दरिया थी जिसमें डॉक्टर जैन आकंठ डूब गए। उधर चंद्रेश भी डॉक्टर जैन की सौम्यता, सौजन्यता और जिंदा दिली से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। कितने बड़े आदमी हैं वह, मगर कितने भले हैं। चंद्रेश का नारी मन इन बातों से तरंगित था कि इतना बड़ा डॉक्टर उससे प्रभावित हुआ है। वह सारी रात डॉक्टर जैन की तुलना अपने पति यशदेव शर्मा से करती रहती। उसे बार बार यही लगने लगता कि डॉक्टर एक श्रेष्ठ और संपूर्ण आदमी है। कैप्टन शर्मा तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अगले दिन चंद्रेश तैयार होकर फिर डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर पहुंच गई। उधर डॉक्टर जैन मानो उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने मरीजों को पहले ही निपटा दिया था। क्लिनिक के अधिकांश कर्मचारी जा चुके थे। डॉक्टर जैन ने चंद्रेश को देखा तो देखते ही रह गए। आज उसका सौंदर्य कहर ढा रहा था। उसने नाभि से नीचे साड़ी बांध रखी थी। डॉक्टर जैन को लगा कि उनके कमरे में खजुराहो की कोई मूर्ति चली आई है। सकपकाई सी मुद्रा में डॉक्टर को बैठे देख चंद्रेश के चेहरे पर नारी सुलभ अहम उतर आया। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, बस उसे अपलक निहारते रहे। कहिए जनाब, मिजाज तो ठीक है ना? चंद्रेश ने डॉक्टर को छेड़ते हुए कहा। डॉक्टर जैन ख्यालों की दुनिया से निकल आए, मुस्कुराए, फिर बोले, कहो, आंखों का क्या हाल है? आंखें तो अब बिल्कुल ठीक है, फिर भी सोचा कि चलो एक बार फिर दिखाऊं। डॉक्टर के चेहरे पर हंसी की एक हल्की सी लकीर खींच गई। 2-4 मिनट इधर उधर की बातें होती रही। अचानक डॉक्टर जैन ने चंद्रेश से कहा, तुम खाली हो ना इस वक्त? इजाज़त हो तो कहीं बाहर चला जाए, यहाँ बैठे बैठे दम घुटने लगता है। और चंद्रेश ने मौन स्वीकृति दे दी। अगले ही क्षण चंद्रेश डॉक्टर के साथ कार में बैठी हवा में उड़ी जा रही थी। रास्ते भर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। दो जिस्म आग में झुलसते जा रहे थे। कार ओबराय होटल के सामने रुकी। रेस्तरां के ठंडे वातावरण में डॉक्टर जैन व चंद्रेश शर्मा कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते अपने जिस्मों की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वह शाम को होटल से बाहर निकले तो दोनों में एक समझौता सा हो चुका था। दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे।
डॉक्टर की कार ने जब चंद्रेश को अजमेरी गेट पर छोड़ा तो कल मिलने का वायदा हो चुका था। अगला दिन शनिवार था। इस दिन डॉक्टर जैन आमतौर पर शाम को खाली रहते। हर शनिवार की शाम व रात उनके आमोद प्रमोद की रात होती थी। डॉक्टर जैन ने चंद्रेश को कनॉट प्लेस से पिकअप किया और उसे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में ले गए। कमरा उन्होंने पहले से ही बुक करा रखा था और होटल का वह कमरा डॉक्टर जैन व चंद्रेश के पहले मिलन का साक्षी बन गया। रात 11 बजे तक डॉक्टर जैन व चंद्रेश शर्मा उस कमरे में बंद रहे। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था। जो जो उम्र ढलती जा रही थी, चंद्रेश में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि उसका यह अगाध यौवन अधिक दिन न चलेगा। जब वह ढल जाएगी तो क्या डॉक्टर जैन उसे इसी तरह प्यार करते रहेंगे? शायद नहीं। धीरे धीरे उसमें डॉक्टर जैन की पत्नी बनने की इच्छा अंगड़ाइयाँ लेती चली जा रही थी। क्या वह डॉक्टर जैन की पत्नी नहीं हो सकती? इस पर चंद्रेश समझौते को तैयार नहीं थी। चंद्रेश किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसने अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा कर ली तो फिर उसे हासिल करके ही छोड़ती थी। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा डॉक्टर जैन की पत्नी बनने की थी। चंद्रेश ने कई बार अपनी यह इच्छा डॉक्टर जैन के सामने भी प्रकट की। डॉक्टर जैन अपनी असमर्थता प्रकट करते तो वह चुप हो जाती। वह कहती भी क्या, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। चंद्रेश सोचती कि किसी न किसी तरह उसके रास्ते से अगर विद्या जैन हट जाए तो। एक दिन वैसे ही बात बात में चंद्रेश ने डॉक्टर जैन से पूछ ही लिया, डार्लिंग, अगर किसी तरह हम दोनों के बीच से विद्या जी हट जाए तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? यह सुनकर डॉक्टर जैन हंस पड़े। अगर ऐसा हो जाए तो ताज़िंदगी यह खादिम आपकी खिदमत करता रहेगा, डॉक्टर जैन ने ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया। डॉक्टर जैन ने चंद्रेश की बात को बहुत हल्के ढंग से लिया था। वह समझते थे कि विद्या जैन उन दोनों के बीच से क्यों हटेगी। वैसे भी औरतों की बात निराली ही होती है। जिससे प्रेम करती है उससे शादी की तमन्ना रखना आम बात है। चंद्रेश भी अन्य स्त्रियों का अपवाद नहीं है। न विद्या जैन कही जाएगी और न चंद्रेश से विवाह करने की बात उठेगी। मगर चंद्रेश तो कुछ दूसरे ही ढंग से सोच रही थी। वह समझ रही थी कि डॉक्टर तो राजी है विवाह करने के लिए, मगर विद्या जैन रास्ते से कैसे हटे। अक्सर हर मीटिंग में चंद्रेश डॉक्टर जैन के सामने यही किस्सा ले बैठती। डॉक्टर जैन उसको गंभीरता से ना लेते। उसका नाटकीय व्यक्तित्व इस किस्से के साथ कुछ इस तरह की हवाई कुलाचे मिलाता कि चंद्रेश डॉक्टर की हर बात को अत्यंत गंभीरता से ले लेती। धीरे धीरे चंद्रेश शर्मा ने डॉक्टर जैन से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब उसे रास्ते से विद्या जैन को हटाना था। इसके लिए उसने वही रास्ता अपनाया जो कि आमतौर पर औरतें अपनाती हैं, अर्थात जादू टोने का। मगर इसमें क्या उसे सफलता मिल सकी? इस बीच एक ऐसी घटना हो गई कि चंद्रेश ने सोच लिया कि अब हर हालत में किसी भी ढंग से विद्या जैन को अपने रास्ते से हटाना ही है। हुआ यूँ कि जून 1973 में डॉक्टर जैन को विदेश जाना था। उन्होंने जब चंद्रेश से बाहर जाने का जिक्र किया तो वह भी हट कर बैठी। मैं भी साथ चलूँगी, तुम्हारे बिना यहाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। डॉक्टर जैन अपनी प्रेमिका का आग्रह न टाल सके और उन्होंने उसे साथ ले जाने का वादा कर दिया। अगले दिन से ही डॉक्टर जैन ने चंद्रेश के लिए शॉपिंग शुरू कर दी। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र सिलवाए गए, कीमती आभूषण खरीदे गए और दुनिया भर के कीमती सामान से चंद्रेश को लाद दिया गया। चंद्रेश भी विदेश यात्रा के नाम से चहकती फिरी। उसने सारी दुनिया में बता दिया कि वह शीघ्र ही डॉक्टर जैन के साथ बाहर जा रही है। उसकी सहेलियों ने उसे ईर्ष्या की नज़र से देखा और चंद्रेश थी कि फूली न समाती थी। उधर जब श्रीमती विद्या जैन को पता चला कि उनके पति विदेश जा रहे हैं तो उसने भी साथ जाने का हठ ठान लिया और डॉक्टर जैन पत्नी के सामने झुक गए। वह विद्या जैन को अपने साथ विदेश यात्रा पर ले गए। यहीं आकर चंद्रेश का अहम चोट खा बैठा। उसे लगा कि उसकी हैसियत तो कुछ भी नहीं। पत्नी आखिर पत्नी ही होती है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की अवहेलना नहीं कर सकता। डॉक्टर जैन का उसे साथ न ले जाना चंद्रेश को बहुत अपमानजनक लगा। अपनी सहेलियों के व्यंग बाण वह सह न सकी। वह अत्यंत कुंठित हो गई। चंद्रेश को लगा कि यह सब विद्या जैन के कारण हुआ है। अगर वह हमारे बीच ना होती तो डॉक्टर जैन उसे ज़रूर अपने साथ विदेश ले जाते। यदि वह डॉक्टर जैन की पत्नी होती तो क्या डॉक्टर जैन उसे छोड़कर जा सकते थे? बस आहत शर्मा
आहत चंद्रेश शर्मा फुफकार उठी। उसने निश्चय कर लिया कि हर हालत में किसी भी तरीके से विद्या जैन को बीच में से हटाना ही होगा। उसे हर कीमत पर डॉक्टर जैन की पत्नी बनना ही है। तुम पियो रस सेब का। उस दिन चंद्रेश शर्मा शीशे के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध हुए जा रही थी। जैसे ही शीशे के और करीब आकर उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई कि वह चौंक गई। अरे यह क्या? उसने छोटा शीशा पकड़ा और बहुत करीब से अपने गालों को देखा। हे भगवान, यह कैसे हुआ? चंद्रेश के गालों पर हल्की हल्की झाइयाँ उतर आई थी। झाइयाँ देखकर वह घबरा सी गई। कहीं यह और ना बढ़ जाए। बढ़ गई तो उसका सारा चेहरा खराब हो जाएगा। फिर डॉक्टर क्या कहेगा? चंद्रेश अपने सौंदर्य के प्रति बहुत सचेत रहने वाली महिला थी। वह अपने चेहरे पर हल्का सा दाग भी सहन न कर सकती थी। और यह तो झाइयाँ है, एक बार हो जाए तो बढ़ती ही जाती है। चंद्रेश ने देर नहीं की। उसी समय डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, किसी चर्म रोग विशेषज्ञ का नाम व पता पूछने के लिए। डॉक्टर ने कनॉट प्लेस के एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बता दिया। चंद्रेश ने उसी वक्त फ़ोन करके उस चिकित्सक से भेंट का समय लिया। उधर डॉक्टर जैन भी उस चिकित्सक को फ़ोन कर चुके थे। नियत समय पर चंद्रेश शर्मा उस डॉक्टर से मिलने चली गई, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट था। उस स्किन स्पेशलिस्ट ने निरीक्षण करने के बाद चंद्रेश से कहा, आप में आयरन की कमी है, यह दवाइयाँ कुछ दिन खाइए। अच्छा हो यदि आप दिन में एक बार सेब के रस का सेवन किया करें। निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चंद्रेश क्लिनिक से बाहर निकली तो उसने पास ही केमिस्ट से दवाइयाँ खरीद ली। अब वह फलों के रस की किसी दुकान की तलाश में रीगल तक चली आई। यहाँ से उसने किसी से पूछा तो उसे बताया गया कि मोहन सिंह प्लेस में ऐसी कई दुकानें हैं। चंद्रेश के कदम मोहन सिंह प्लेस की ओर बढ़ गए। पहली मंजिल पर ही उसे फलों के रस की कई दुकानें नजर आई। एक अच्छी सी दुकान के सामने रुककर उसने सेब के रस के एक गिलास का ऑर्डर दे दिया। रस आया और रस को पीकर संतुष्ट सी चंद्रेश चली गई। अगले दिन वह फिर उसी दुकान पर रस पीने चली आई। आज वहाँ पहले से ही एक युवक खड़ा सेब का रस पी रहा था। चंद्रेश ने उसकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप रस पीती रही। मगर वह युवक चंद्रेश के दहकते सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो उठा। चंद्रेश ने पैसे चुकाए और चलती बनी, मगर वह युवक वहाँ खड़ा उसे देखता ही रह गया। अगले दिन जब चंद्रेश फिर उसी दुकान पर रस पीने गई तो वही कल वाला युवक वहाँ पहले से ही खड़ा था। आज चंद्रेश ने उसे नज़र भर के देखा। उसकी उम्र रही होगी लगभग 25-26 साल, यानी चंद्रेश का हम उम्र। 6 फुट का छूता लंबा कद, हल्का सांवला रंग, मुंह पर चेचक के दाग, भरा भरा बलिष्ठ बदन।